वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल पर। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं साइंस, जिसको हम जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ के चलेंगे, है ना। हमारा जो कक्षा 10th का विज्ञान है वो तीन भागों में बटा हुआ है ना। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो आज हम रसायन विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसका पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या हमारा? रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भैया जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, क्या है हमारी रासायनिक अभिक्रिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। उदाहरण लिया मैंने यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। या इसको मैं वैलेंस कर लूंगा अभिक्रिया को, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं 2। तो देखिए, क्या उदाहरण लिया हमने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किसका निर्माण हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। तो एक पदार्थ हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, और दूसरा पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन, और इनके द्वारा किसका निर्माण हुआ है? जल का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है हमारी? गैसें हैं, है ना। और H2 क्या है हमारा? द्रव है। पानी को कौन सा पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। तो देखिए, गैसों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? द्रव का निर्माण हुआ है। यानी कि दो पदार्थ मिलकर जब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक पदार्थ मैंने लिया कार्बन और दूसरा पदार्थ मैंने लिया ऑक्सीजन। इन दोनों के द्वारा किसका निर्माण हो गया मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए, कार्बन एक पदार्थ हो गया और एक पदार्थ क्या हो गया मेरे पास? ऑक्सीजन। तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए मेरे पास, और इनके द्वारा किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का काम क्या है? दोनों जलाने का काम करती है ना। और ऑक्सीजन क्या करती है मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाने का कार्य करती है। किसका? बुझाने का। तो मतलब इन दोनों के जो गुण है ना, गुणधर्म है, वो इसके गुणधर्म से कैसे पूर्णतः भिन्न है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हम। अब भैया हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है और इसके अंदर मैंने Zn यानी जिंक के कुछ टुकड़े डाले हैं, ठीक है। साथ में इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, Zn लिया, जिंक की अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराता हो तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा? Zn, और यहां से क्या जाएगा? SO4। साथ में यहां से क्या निकलती है? गैस निकलती है। कौन सी गैस? H2 यानी हाइड्रोजन गैस।
तो हम भैया कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो यदि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में किसी गैस का उत्सर्जन होता है या किसी गैस का क्या होता है उत्सर्जन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। साथ में जब जिंक और H2SO4 की मैंने अभिक्रिया करवाई थी, उस समय मेरा बीकर कैसा था, ठंडा था, और कुछ समय के पश्चात जो बीकर कैसा हो जाता है, मेरा गर्म हो जाता है। तो मतलब ये किस पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने यहां हम एक और उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास CuSO4 है, CuSO4 ये काय का सूत्र में, कॉपर सल्फेट का, है ना। और इसके अंदर जैसे मैं लोहे की कील डालता हूं, लोहे का संकेत क्या होता है, Fe, इसको बोलते हैं हम आयरन, है ना। जैसे इस लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर यदि मैं डालता हूं, तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है, इस विलयन का रंग बदल जाता है ना। पहले कैसा रंग था इसका, नीला रंग था, नीला रंग। और जैसे ही इस कील को इस विलियन के अंदर में डालता हूं, तो इस विलियन का रंग जो है पूर्णतः बदल जाता है, और बदल कर क्या हो जाता, बना लेता है FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। ये सब हमने उदाहरण के माध्यम से समझा है। तो ये हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं कि या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भैया अभिकारक। इसी चैप्टर में हम जितनी भी अभिक्रिया दे रखी है उन सबको समझेंगे। तो अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम अभिकारक को पढ़ेंगे। देखिए अभिकारक, अभिकारक, अब भैया अभिकारक क्या होता है, देखिए इस चैप्टर फर्स्ट में हमें संयोजन अभिक्रिया दे रखी है, वियोजन अभिक्रिया दे रखी है, विस्थापन अभिक्रिया दे रखी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दे रखी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया दे रखी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया दे रखी है, अवक्षेपण अभिक्रिया दे रखी है, अपचयन व उपचयन अभिक्रिया दे रखी है। इन सभी अभिक्रियाओं को हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा अभिकारक। ठीक है, एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा अभिकारक कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। किसे बोलते हैं अभिकारक, तो किसी भी कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाला अभिकारक जो पदार्थ है हमारा, वो हमेशा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। इसे हम क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। अभिकारक को किस नाम से जानते हैं हम, क्रियाकारक से। तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला या क्रिया करने वाला पदार्थ हमेशा क्या कहलाता है, हमारा अभिकारक कहलाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा उत्पाद। इसका एक और नाम है क्रियाफल। अब उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या क्रिया करने वाले पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ हमेशा क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद या क्रियाफल के नाम से जाना जाता है। रासायनिक
अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ क्रियाफल या उत्पाद कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ का निर्माण होता है वो हमेशा हमारा किस नाम से जाना जाता है? उत्पाद या क्रियाफल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं को। ठीक है, तो सबसे पहली अभिक्रिया दे रखी है हमारी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया को, फिर विस्थापन अभिक्रिया को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली अभिक्रिया दे रखी है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, सभी अभिक्रिया हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग बहुत आसान तरीके से मैंने अभिक्रिया को आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। पहली अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन नाम से स्पष्ट है, संयोग करके, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर, दो अभिकारक या दो क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है मेरी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसकी थ्योरी में क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक कितने रहेंगे हमारे? दो रहेंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जान रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण, है ना, यहाँ पे उदाहरण लिया मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा क्या बन गया मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाता है मेरा? हमेशा अभिकारक कहलाता है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? उत्पाद। अभी हमने समझा था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब हमारी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है इसकी, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर दो पदार्थ हो गए हमारे, दो अभिकारक हो गए, और दोनों के द्वारा किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि कैसा है? एकल है, यानी एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। तो मैं ये उदाहरण इसमें दे सकता हूं, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के सहयोग से क्या किसका निर्माण हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? मेरी संयोजन अभिक्रिया। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं इसमें। मान लीजिए मैंने लिया पे मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या बना लेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मेरी जो अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ मैं लगा दूंगा 2, और यहाँ क्या लगा दूंगा मैं? 2। अब देखिए दो मैग्नीशियम हो गया हमारे पास, और दो ऑक्सीजन हो गए। यहाँ दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम, अब यहाँ पे अभिकारक कितने मेरे? दो, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। दो अभिकारक के द्वारा किसका निर्माण हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यानी कि जो कैसा है? एकल है, एक है ना। तो वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है मेरी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है,
फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना, जिसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम जानते हैं अपघटन अभिक्रिया के नाम से, या फिर हम बोल सकते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया, अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें है ना एक अभिकारक, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, वो कहलाती है मेरी वियोजन अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है या टूटता है या उसका अपघटन होता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है मेरी वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र होता है इसका CaCO3। ठीक है, जब मैं इसको क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए ये वाला पार्ट मैंने भी बताया था आपको, हमेशा क्या कहलाता है हमारा अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। और ये वाला पार्ट हमेशा क्या कहलाता है हमारा उत्पाद कहलाता है। तो देखिए अभिकारक कैसा है, यहाँ पे मेरा एकल है, अकेला है ना, और उत्पाद कैसे मेरे एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, दूसरा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी एक अभिकारक के द्वारा दो उत्पाद का निर्माण हुआ है। मतलब एक अभिकारक हमारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उसे हम वियोजन या अपघटन या तापीय अपघटन, देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, ये किसको दर्शाता है, तापमान को दर्शाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि तापीय अपघटन अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वहां रासायनिक अभिक्रिया, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, पृथक कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वहां रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापित,
विस्थापित का मतलब होता है उसका स्थान से उसको हटा देना, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं हम। उदाहरण मैंने यहाँ पे आयरन लिया, संकेत क्या होता है Fe, आयरन जिसे हम बोलते हैं लोहा। इस आयरन की अभिक्रिया में करवाता हूं कॉपर सल्फेट के साथ, सूत्र क्या होता है CuSO4, क्या बोलते हैं हम इसे, कॉपर सल्फेट। अब देखिए ये Fe की अभिक्रिया मैं CuSO4 के साथ कराता हूं, इन्हें कॉपर सल्फेट के साथ कराता हूं, तो ये जो लोहा धातु है ना, लोहा कौन सी हमारी Fe, ये कॉपर धातु, कॉपर क्या है मेरी Cu है ना, तो जो लोहा धातु है वो कॉपर धातु से क्या है अधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वो क्या करती है इस कॉपर को अब उसके स्थान से पृथक कर देती है, हटा देती है या विस्थापित कर देती है, वो स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाती है। जब उसके स्थान से उसको क्या कर देगी, वो विस्थापित कर देगी, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो देखिए Fe अधिक क्रियाशील धातु है किसके, कॉपर से, तो उस कॉपर को क्या कर दिया उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरी, विस्थापन अभिक्रिया, और उसको उसके स्थान से पृथक कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर बैठ गया। यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, पृथक कर देता है या हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारी अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है हमारी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है उत्सर्जन होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, उत्पाद के रूप में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको हम हमें दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने एक बाल्टी ली है और इस बाल्टी के अंदर मैंने क्या डाला है भैया, H2 यानी पानी डाला है। ठीक है, और साथ में इसमें क्या डाला है मैंने, चूना, जिसका सूत्र क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस बाल्टी के अंदर में पानी और चूना दोनों डालता हूं तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा, बाल्टी गर्म हो जाएगी और गर्म होकर यहां से क्या निकलने लगती है, ऊष्मा निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है, ऊष्मा। तो देखिए इसे नाम दे सकता हूं मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसकी थ्योरी क्या है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में किसका उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बाल्टी के अंदर मैंने क्या डाला, चूना और पानी। तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं अपने घरों पर भी जब दीपावली के समय पुताई वगैरह करते हैं, तो जैसे चूना और पानी दोनों को हम घोल बनाते हैं तो बाल्टी हमारी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर उससे भाप या उष्मा निकलने लगती है, तो वहां अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, साथ में क्या बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण लिया मैंने यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई मैंने, पानी के साथ H2O, तो क्या बना लेगा यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। ठीक है, तो जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड और
H2O पानी की अभिक्रिया कराता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाता है मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकलती है उष्मा निकलती है, यानी कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको कक्षा 10th की बुक में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, उसको भी हम यहीं से समझ के चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उस एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए। सभी ध्यान से सुने क्वेश्चन, उस एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया उस एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसने क्वेश्चन दे रखा है कि उस एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था उसका कि भैया उस एक्स पदार्थ का नाम लिखना है आपको और साथ में उस एक्स पदार्थ का सूत्र लिखना है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं भैया सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा इसका CaO। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको कक्षा 10th की बुक में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कि उस एक्स पदार्थ का नाम लिखिए वो उसका सूत्र लिखिए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो एक्स पदार्थ का नाम क्या भैया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र क्या उसका CaO। फिर सेकंड नंबर पर उसने पूछा है यहाँ पे कि भैया जो आपका एक्स पदार्थ है उसकी जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखिए एक्स पदार्थ क्या था हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ अभिक्रिया करने को बोल रहा है वो जल के साथ, जल का सूत्र क्या होता है H2O। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभिक्रिया करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा मेरा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा। यहां से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, पहला तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में भी हम इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, साथ में जो उसने पूछा है कि उस एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखिए एक्स पदार्थ की क्या था मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ अभिक्रिया कराने को बोल रहा हूं जल के साथ। तो जल के साथ जब अभिक्रिया कराए तो मेरा क्या बन गया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकल रही है उष्मा निकल रही है। तो इस प्रकार से उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था उसका कि उस एक्स पदार्थ का नाम व सूत्र लिखिए जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो उस एक्स पदार्थ का नाम है भैया कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है उसका CaO। फिर उसने बोला कि उस एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो एक्स पदार्थ क्या है तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसके साथ अभिक्रिया कराने को बोल रहा हूँ जल के साथ। जब मैंने अभिक्रिया करवाई इसके साथ तो क्या बना लिया कैल्शियम है ना हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो साथ में क्या निकल गई मेरी उष्मा निकल गई। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मेरी अगली अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसको हम। उदाहरण लिया मैंने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या कर रहा हूं गर्म कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बना रहा है CaO+H2O। ठीक है, तो ऐसे क्या नाम बोल सकता हूं मैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, यहाँ पे क्या हो रहा है उष्मा का अवशोषण हो रहा है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और जल में, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का
अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि यानी होता है दो, विस्थापन यानी स्थान से पृथक कर देना है, हटा देना, ठीक है, या उसके स्थान से उसको विस्थापित कर देना। तो इसमें क्या होता है हमारा कि आपस में आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और कितनी बार होता है, 2 बार। यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया? वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आपस में ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। उदाहरण मैंने लिया यहाँ पे HgNO3, HgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई, NaCl के साथ कराई। तो देखिए यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहां से क्या निकल जाएगा मेरा Ag, यहां से निकल जाएगा Cl, तो क्या बना लिया इसने, AgCl। ठीक है, एक बार विस्थापन हो गया, फिर आपस में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहां से निकल लिया मैंने Na और यहां से निकल जाएगा NO3, तो NaNO3 मतलब यहाँ आपस में आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इसे मैं क्या नाम दे सकता हूँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपस में ही आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसी उदाहरण के माध्यम से हम हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है, अगली अभिक्रिया दे रखी है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें है ना दो क्रियाकारक या अभिकारक आपस में मिलकर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का ठोस अवक्षेप बनाते हैं, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक या अभिकारक मिलकर है ना सिल्वर क्लोराइड का क्या बनाते हैं, ठोस अवक्षेप बनाते हैं, है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो जो द्विविस्थापन में जिस उदाहरण का मैंने प्रयोग करा था, उसी उदाहरण के प्रयोग से हम अवक्षेपण अभिक्रिया को भी समझ सकते हैं। देखिए HgNO3 क्या बोलते हैं हम इसको भैया, सिल्वर नाइट्रेट। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराता हूं मैं, NaCl के साथ। तो यहाँ पे क्या बना लेगा AgCl, है ना, प्लस क्या निकल जाएगा मेरा NaNO3। अब अभिक्रिया कौन सी हमारी, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में ही अभिक्रिया करके और सिल्वर क्लोराइड का क्या बनाते हैं, ठोस अवक्षेप बनाते हैं। ये क्या है मेरा, सिल्वर क्लोराइड का ठोस अवक्षेप। जब ठोस अवक्षेप बन रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी मेरी, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक आपस में क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का क्या बनाते हैं, ठोस अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, आपकी कक्षा 10th की बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या बोल रहा है भैया, ये कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, सूत्र होता है इसका CuSO4। अब वो ये बोल रहा है यहाँ पे कि भैया इस विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर किसकी कील डुबोने की बोल रहा है, वो लोहे, लोहे का सूत्र क्या होता है Fe, है ना, जिसे हम बोलते हैं आयरन। ठीक है, जब इस विलयन के अंदर में लोहे की कील को
डुबोता हूं तो इस विलयन का रंग बदल जाता है। यानी पहले कैसा रंग था इसका, नीला रंग था, और जैसे ही मैं इस विलयन के अंदर इस लोहे की कील को डुबोता हूं तो इस विलयन का रंग बदल जाता है, और बदल कर क्या बना लेता है यहाँ पे FeSO4 आयरन सल्फेट, जो कि रंग में कैसा होता है, हरा रंग, मतलब हरे रंग का ये होता है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए उदाहरण लिया मैंने FeCuSO4। अब आप जानते हो कि भैया जो आपके लोहा धातु है ना, वो कॉपर धातु से क्या है, अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण वो कॉपर को क्या कर देती है, उस विलयन से पृथक कर देती है, और जिसके कारण उस विलयन का रंग बदल जाता है। तो देखिए यहाँ क्या बनने लगा है, FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए यहाँ पे इस लोहा धातु ने इस कॉपर धातु को क्या कर दिया, पृथक कर दिया, किससे, विलयन से, जिसके कारण उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बना लिया उसने, FeSO4 आयरन सल्फेट, जो कि रंग में हरा होता है। अब हम इसका आंसर बोल सकते हैं। देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डूबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता, जब बदल जाता है, ये उसका क्वेश्चन है। तो जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो लोहा धातु है ना, कॉपर धातु से क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण वो विलयन से कॉपर को क्या कर देती है, पृथक कर देती है, जिसके कारण हमारे विलयन का रंग बदल जाता है, और बदल कर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है ना, समीकरण के माध्यम से समझाइए। क्या है क्वेश्चन उसका, कि भैया जो संयोजन अभिक्रिया है उसको वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, उदाहरण देकर या किसी समीकरण के माध्यम से समझाइए। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है भैया, हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब दो अभिकारक मिलकर, ये कौन सी अभिक्रिया हमारी, संयोजन। ठीक है, तो दो अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं भैया, एकल उत्पाद। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमेशा उत्पाद कहलाता है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, अभिकारक। ठीक है, इसी के बाद हम उदाहरण देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेता हूं मैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब इन दोनों में वो टूटता है। तो हम बात करें तो इधर अभिकारक क्या है, एकल है, और इधर उत्पाद कैसे हमारे, दो है। तो देखिए हम थोड़ा सा इन उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या उसका, कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो अभिकारक, अभिकारक कैसे है मेरे, दो है, दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, मतलब दोनों में एक दूसरे का क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, और इन उदाहरणों को या समीकरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को या वियोजन अभिक्रिया को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है, या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, और इन समीकरण के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विकृत गंधिता। क्वेश्चन है विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, इसको परिभाषित कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रश्न है मेरा, विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ
है ना, जैसे हमारी चिप्स की थैली हुई या सेव वगैरह हुए, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ, है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदल लेते हैं, वो घटना मेरी विकृत गंधिता कहलाती है। क्या होती है विकृत गंधिता? कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं, वो घटना विकृत गंधिता कहलाती है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं, वह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, कि तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है, हमारी खाद्य सामग्री है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं, तो वो घटना ही क्या कहलाती है? मेरी विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। उदाहरण क्या ले सकते हैं कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे चिप्स की थैली हुई, है ना, सेव हुए। इन खाद्य पदार्थ जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं? विकृत गंधित हो जाते हैं या उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं। तो इनके स्वाद व गंध बदलने की जो घटना है वही क्या कहलाती है? मेरी विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है आपकी 10th बुक में कि भैया तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, क्यों? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, है ना, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, क्यों? तो देखिए उसको भी उदाहरण के माध्यम समझ लेते हैं हम। उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे चिप्स की थैली है ना, चिप्स की थैली सभी ने देखी है, या कुरकुरे की थैली हुई, है ना। जब हम दुकान पर उसको लेने जाते हैं तो उसके अंदर ऐसा लगता है काफी मात्रा में ये इसके अंदर कुरकुरे वगैरह आदि सब जो सामग्री, हमारी खाद्य सामग्री काफी मात्रा में भरी हुई है ना। पर जैसे हम उसको खोलकर देखते हैं तो खोलने पर हमारी जो उसकी सामग्री की मात्रा है बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब उसके अंदर क्या भरी रहती है? एक गैस भरी रहती है, और उस गैस का नाम क्या? हमारा नाइट्रोजन गैस। तो उसने क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि भैया तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, क्यों? या नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो जो नाइट्रोजन गैस हमारी कैसी गैस है? कम सक्रिय गैस है। तो तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि हमारी कम सक्रिय गैस है। ठीक है, या उनको उपचयित या विकृत गंधित होने से क्या करती है? रोकती है। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है, या उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उसको विकृत गंधित होने से रोकती है। ठीक है, या उसके स्वाद व गंध को बनाए रखती है। ठीक है, ठीक है छात्रों, तो एक कक्षा 10th का हमने पार्ट 1 पढ़ा हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण में। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, चैप्टर फर्स्ट में ही। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा है, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार हम संतुलित करते हैं, है ना, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, लो गुरु जी कहा। हाँ, ले रही हूँ। गए क्या संजीव सर?